अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ़िज़िक्स सेक्शन नंबर 1 के और उसके कुछ सवाल हैं। देखते हैं किस तरीके से रिज़ॉल्व होते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो आपके पास 2 ट्रॉलीज़ दी हुई हैं ए और बी, और इनिशियली ये दोनों की दोनों रेस्ट पर मौजूद हैं। आपके पास ट्रॉली ए राइट की तरफ मूव कर रही है और आपके पास द रॉड एंटर्स द मॉडलिंग क्ले। ओके, ट्रॉली ए मूव जब कर रही है तो ये मॉडलिंग क्ले के अंदर चली गई रॉड, और ट्रॉली ए आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गई और ट्रॉली बी मूव करना स्टार्ट हो गई टूवर्ड्स राइट। आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ट्रॉली ए का भी और ट्रॉली बी का भी, और फिर जब दोनों वो साथ जुड़ गई तो उन दोनों के साथ मतलब दोनों साथ मूव कर रही थी तो उसका भी एक ग्राफ आपको गिवन है। सवाल में बोला हुआ है स्टेट हाउ फिगर 1.2 शोज दैट ड्यूरिंग द कोलिजन ट्रॉली बी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपके पास बोला हुआ ये है कि आपको कैसे पता चल रहा है जब कोलिजन हुई तो ट्रॉली बी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले तो हम ग्राफ को समझते हैं बेटे। देखें बेटे, ये वो टाइम है जब तक आपके पास ट्रॉली ए ट्रॉली बी को हिट नहीं किया था, और आप खुद देख सकते हैं बेटे जब तक ट्रॉली बी को हिट नहीं हुआ था उस वक्त तक ट्रॉली बी की वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि वो रेस्ट पे थी। उसके बाद ट्रॉली ए ने जैसे ही ट्रॉली बी को हिट किया तो ए की स्पीड क्या हो गई बेटे, कम हो गई, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है। और ग्राफ आपके पास कैसा दिया हुआ है, कांस्टेंट ग्रेडियंट। यस, तो इसका मतलब है ट्रॉली ए में कांस्टेंट डीसेलरेशन हुई है, और ट्रॉली बी की स्पीड बढ़ी है लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ी है, कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रॉली बी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई है। तो इन्होंने यही पूछा कि आपको ग्राफ देख के कैसे पता चल रहा है कि ट्रॉली बी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई है, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है। सो व्हाट वुड बी द आंसर, स्ट्रेट लाइन ऑन स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ग्रेडियंट, और स्पीड टाइम के ग्राफ से ग्रेडियंट से ही आपको एक्सेलरेशन का पता चलता है। पार्ट 2, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ फिगर इन 1.2 शो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी इज़ लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डीसेलरेशन ऑफ ट्रॉली ए। सवाल में ये बोला हुआ है कि आप ज़रा देख के बताएं एक्सेलरेशन ज़्यादा है, डीसेलरेशन कम है, और हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं ट्रॉली ए डीसेलरेट हुई है जबकि ट्रॉली बी जो है वो एक्सेलरेट हुई है। लेकिन एक्सेलरेशन ज़्यादा है, डीसेलरेशन कम है, कैसे पता चल रहा है? तो बेटे देखें, आपके पास ये हमें ग्रेडियंट तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन कौन कितना कम स्टीपर है कौन कितना ज़्यादा स्टीपर है ऐसे पता चलता है। दूसरी चीज़ आप ज़रा देखें, आपके पास हुआ क्या है, ट्रॉली ए की जो स्पीड थी आई गेस दैट इज़ 0.7 से आपके पास स्पीड कितनी चेंज हुई है, 0.4 तक चेंज हुई है, जबकि ट्रॉली बी की 0 से 0.4 तक चेंज हुई है। तो ज़्यादा चेंज किस में आया है, ए में या बी में? बी में। तो इसीलिए बी में क्या था बेटा, एक्सेलरेशन थी। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास बी में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ए में डीसेलरेशन हुई है लेकिन वो बी की एक्सेलरेशन से कम है। तो दो आंसर्स हो सकते हैं कि आपके पास ग्रेटर या लार्जर चेंज इन स्पीड इन द सेम टाइम, मतलब बी में ज़्यादा स्पीड चेंज हुई है एज़ कंपेयर टू ए, और टाइम दोनों का क्या है बेटे, सेम। तो इसका मतलब बी का ज़्यादा ग्रेडियंट आएगा, ए का कम ग्रेडियंट आएगा। समझिए बेटे। तो अब इसमें आपके पास क्या लिख सकते हैं, लार्जर चेंज इन स्पीड इज सीन in same
टाइम। ठीक हो गया बेटे। पार्ट 3 आपके पास बोला हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब वही एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन इज, या तो ग्रेडियंट निकाल लें या तो फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं, v माइनस यू ओवर टी, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। तो बेटा देखें स्पीड चेंज होना कहाँ से स्टार्ट हुई है, ज़रा ये चीज़ नोटिफाई कीजिएगा। आपके पास ग्रेडियंट निकालने ज़्यादा बेहतर है। ये पॉइंट आपके पास क्या बता रहा है बेटा? 0.3, 0। ये पॉइंट आपके पास क्या बता रहा है बेटा? 0.5, 0.4। 2 पॉइंट्स आ गए ग्रेडियंट निकालने। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स लिख लिए। एक है आपके पास 0.3, 0। दूसरा आपके पास था 0.5, 0.4। ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो 0.4 ओवर 0.2 विच वुड बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद द मास ऑफ ट्रॉली A is 0.8 and the mass of trolley B is 0.6. Show that the momentum is conserved. Now how will you show that the momentum is conserved? तो आप क्या करेंगे बेटा? इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो देखें इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग चेक करें बेटे, तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी ए का भी, ट्रॉली ए का भी होगा और ट्रॉली बी का भी होगा। बराबर आना चाहिए बेटे किसके? फाइनल मोमेंटम के। और वो फाइनल मोमेंटम भी किसका होगा? बॉडी ए का और बॉडी बी का। अब इनिशियली हम लोग बॉडी ए का मोमेंटम अगर देखें तो मास तो आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए आपके पास, ये स्पीड ऑफ ए कितनी है बेटे? 0.7 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मास इज 0.8 और स्पीड कितनी थी? 0.7। बॉडी बी का मास कितना है? 0.6, लेकिन इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटे? 0। तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। बराबर आना चाहिए किसके? फाइनल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आप कैलकुलेट कर लें। अगर फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो मास आपके पास बॉडी ए का कितना है? 0.8 और फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ रही है? 0.4। और दोनों की सेम ही है क्योंकि देखें ना ए और बी आपके पास दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं विच इज़ 0.4। तो आपके पास क्या हो गया? 0.8 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.4। 0.8 इंटू 0.7 करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.56। और यूनिट भी आप लिख लीजिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। 0.8 इंटू 0.4 विच बिकम 0.32 प्लस 0.24। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 0.56। क्या मोमेंटम हमारा कंजर्व है? यस, बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के बराबर आया। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल होता है सर ये जो वेलोसिटी चेंज हुई इसके दरमियान मोमेंटम नहीं। बेटा यहाँ पे मोमेंटम होगा बट दैट वुड बी चेंज इन मोमेंटम। हमें वो कोई मालूम करना, हमें क्या मालूम करना था? बिफोर और आफ्टर, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम लोगों को कैलकुलेट करने थे। अब इसी तरीके से पार्ट सी में इन अनदर कोलिजन बिटवीन द सेम ट्रॉलीज द रॉड एंड द मॉडलिंग क्ले आर नॉट प्रेजेंट। Trolley A heads the trolley B with the same initial speed. Explain why the force between trolleys is larger in this collision. मॉडलिंग के लिए ने बेटा क्या किया था? एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब, एक बोल सकते हैं इसमें आपके पास उसने फोर्स को, कांटेक्ट को, इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो है ही नहीं, अब डायरेक्ट टकरा रही है बेटा। तो इससे आपके पास क्या होगा बेटा? आपके पास कॉन्टैक्ट सरफेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा रिजिड होती हैं, उनमें आपके पास कोई भी चीज़ को इम्पैक्ट आने से कोई चीज़ कम नहीं हुई। दूसरी चीज़, मॉडलिंग क्ले की वजह से आपके पास हुआ ये था, जो कॉन्टैक्ट का टाइम था वो इंक्रीज़ हो गया था। बॉडी ट्रॉली ए डायरेक्टली नहीं टकरा गई थी, क्या हुआ था? थोड़ा सा टाइम लिया और फिर टकराई। और वो थोड़ा सा टाइम क्यों लिया था? क्योंकि मॉडलिंग क्ले ने
बॉडी ए यानी कि ट्रॉली ए की एक्सेलरेशन को, स्पीड को क्या कर दिया था बेटे, कम कर दिया था। अब वो टाइम इन कांटेक्ट बेटे क्या हो गया आपके पास, डिक्रीज हो गया। और दूसरी चीज़, अब जब ये डायरेक्टली हिट करेगी तो क्या चेंज इन स्पीड कम आएगी या ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आएगी। जब चेंज इन स्पीड ज़्यादा आ रही है तो एक्सेलरेशन भी बेटे ज़्यादा होगी, और एक्सेलरेशन ज़्यादा तो फोर्स भी। आपको 2 पॉइंट्स लिखने, इन दोनों में से कोई से भी पॉइंट, तीनों में से कोई से भी पॉइंट्स लिख लें। तो लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिक्रीज्ड, ठीक है, which increases change in velocity, hence acceleration increases। और एक्सेलरेशन जब आपके पास इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेट सी बात है आपके पास फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं अब ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम आए, ये भी हम लोग बोल सकते हैं बेटे। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स भी बोला जाता है बेटे, याद रखिएगा। अगला सवाल बेटे, आपके पास एक स्विमिंग पूल गिवन है और इस स्विमिंग पूल की आपको डायमेंशंस बता दी गई हैं। डेप्थ ऑफ द वाटर, लेंथ और विड्थ आपको बता दिया। आपको बोला हुआ है शो दैट द मास ऑफ वाटर इन द पूल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6700। तो देखें अब मेरे पास गिवन क्या क्या है, मेरे पास डेंसिटी गिवन है और मेरे पास डायमेंशन गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी मेरे पास गिवन है, यस, विच इज़ 1000। मास नहीं गिवन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। तो लेंथ आपके पास गिवन है, विड्थ भी आपके पास गिवन है, हाइट भी आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिवाइड में, वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 2.1 इंटू 4 इंटू 0.8, और ये चीज़ डिवाइड वहाँ जाके आपके पास क्या हो रही है बेटे, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 6720 kg, जिसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 6700। अब देखें एग्जैक्ट आंसर नहीं आना था ना, इसलिए इन्होंने सवाल में क्या बोला हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जब राउंड ऑफ करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन प्रेशर। एक नंबर का सवाल है तो आपने उसी रिस्पेक्ट से इसको डिफाइन करना है। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। वेरी गुड। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दूसरी चीज़ आपको बताना है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ पूल ड्यू टू वाटर। प्रेशर आपको निकालना है। अब देखें ये लिक्विड है तो यहाँ पे प्रेशर का लिक्विड का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा विच इज़ रॉ जी एच। क्या आपको पानी की डेंसिटी पता है, यस 1000 है। ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको पता है 9.8। हाइट मीन्स डेप्थ आपको दी हुई है 0.8 दी हुई है। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और आपके पास प्रेशर आ गया आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ 7800। याद रखिएगा बेटे। अच्छा, आपने अगर 8000 कर दिया तो देखें सवाल में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना बेटे। तो इसको राउंड ऑफ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। 8000 कर देंगे तो वो इस एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कट सकते हैं बेटे। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे आपको क्या बताया हुआ है कि एक सेल फोन है और सोलर पावर्ड आपके पास चार्जर है। आपको बताना ये है यहाँ पर ए पार्ट में कि एनर्जी फ्रॉम सन, कौन सी एनर्जी होती है जो सन से, उसको बेटे न्यूक्लियर एनर्जी भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन हो रही होती है ना सन में बेटे, उसी से तो एनर्जी मिलती है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी है बेटे। अब बैटरी में कौन सी एनर्जी होगी बेटे, केमिकल एनर्जी। वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे। अब ऑब्वियस सी बात है बेटे, क्लाउडी डे है तो आपके पास जो ये सोलर पावर चार्जर है
इसके ऊपर कम लाइट आ रही होगी और कम लाइट आएगी तो वो लेस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करेगा। सोलर पावर्ड सेल क्या कर रहा है बेटा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है ना। अब लाइट एनर्जी उसके पास कम आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बेटे क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेस लाइट एनर्जी रीचिंग द चार्जर। बात समझ में आ गई बेटे? अच्छा जी, इसी तरीके से बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्टेट हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी डिफर्स विद फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखें वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास डायरेक्शन है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में आपके पास डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ही डिफरेंस दिखना है, एक ही मार्क का सवाल है, तो हम एक ही डिफरेंस इसमें लिख देंगे एंड दैट इज़ कि स्केलर क्वांटिटीज़ में बेटे डायरेक्शन होती है वो नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेक्टर क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन बट स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन। बिल्कुल, बट स्केलर हैज़ नो डायरेक्शन। बात समझ में आ गई बेटे? अच्छा, अंडरलाइन ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो बेटे एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरीके से मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अंडरलाइन बोला है तो अंडरलाइन करना, सर्कल बोला जाए सर्कल करना, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है बेटे। अब इसी तरीके से पार्ट सी, एक आपके पास बेटे बोला भाई ये है, फिगर 1.1 शोज अ पैसेंजर रनिंग अक्रॉस अ लार्ज शिप एट अ राइट एंगल पे मूव कर रहा है। मतलब आपके पास ये 6.8 किस चीज़ की स्पीड है, द लार्ज शिप इज़ ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट। या आपको बेटे शिप की स्पीड बता दी और वो ईस्ट की तरफ जा रही है। द पैसेंजर इज़ रनिंग एट 2.4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो बेटे देखें पैसेंजर 2.4 पे जा रहा है, शिप ड्यू ईस्ट पे जा रही है 6.8 के लिहाज से। आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो देखें रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो आपके पास ये है 2.4 एंड दिस वन इज़ 6.8। मतलब आपके पास एक वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक वेक्टर राइट की तरफ जा रहा है। तो बॉडी कहाँ पे मूव करेगी, ना प्रॉपरली ऊपर ना प्रॉपरली राइट, बल्कि दोनों के बीच में मूव करने लग जाएगी। सो दैट वुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आ गई बेटे आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो देखें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया बेटे, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना दिया, ये 2.4 होगा बेटे आपके पास। तो आइए अब ज़रा देखते हैं आपके पास दिस इज़ 6.8, दिस इज़ 2.4, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट 6.8 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे सो द आंसर इज़ 7.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने बेटे अंडर रूट फॉर्म में लिख दिया, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखिए। 2√13 लिखा हुआ है ना, आप इसको पॉइंट्स में लिख दें तो वही सेम आंसर आ जाएगा बेटे, ठीक है। 7.2 मीटर पर सेकेंड, 7.1 भी आ सकता है, 7.3 भी आ सकता है, नो इशू एट ऑल। दूसरी चीज़ बोली भी है बेटे कि आप क्या करें बेटे, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है बेटे। अब देखें डायरेक्शन बताते वक्त बच्चे जो हैं यहाँ पर आपके पास एंगल गलत मार्क करते हैं बेटे। डायरेक्शन का मतलब आपके पास क्या है बेटा, एंगल, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्शन मीन्स एंगल। अगर यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी देखूँ तो बेटा ये आ रही है ना इसके हिसाब से यहाँ पर,
वो डायग्राम थोड़ी सी टिल्टेड बनी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर बनाई नहीं। ठीक है बेटे, तो आपके पास ज़रा देखें इस डायग्राम में आपके पास एंगल बन कहाँ पर रहा है, ये ज़रा देखें। दिस विल बी योर एंगल एट विच द बॉडी वुड बी मूविंग। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये एंगल बन रहा है बेटा आपके पास एट विच द बॉडी वुड बी मूविंग, और ये एंगल मुझे निकालना है बेटे। तो अब ज़रा देखें, एंगल के आने की वजह से ये आपके पास बेटा ऑपोजिट बन गया, और ये आपके पास क्या बन गया, एडजेसेंट बन गया। तो एंगल निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, टोवा। थीटा आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास ऑपोजिट कितना है बेटा, 6.8, एडजेसेंट कितना है, 2.4। उसके बाद आपने क्या करना है, tan इनवर्स 6.8 ओवर 2.4 एंड योर आंसर वुड बी, 2.83। आपने बेटा रेडियंस में कर लिया, इसको डिग्रीज में करना है। आपने वो किया हुआ है 70.5 आपने लिखा है, तो अच्छा जी, तो 70.5 71 आपका लिख लेते हैं बेटा, तो 71 डिग्री। कैलकुलेटर का मोड प्लीज़ रेडियंस में नहीं डिग्री में रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो रेडियंस डिग्री दोनों के साथ खेल रहे होते हैं बेटे, तो डिग्रीज़ में रखना है बेटे आंसर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी आ गई, 7.2, और एंगल कितना आ गया, 71। आगे देखते हैं बेटे, तो आपके पास सवाल है, अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ मास 300, स्पीड 8000, मोमेंटम निकालना। बहुत सिंपल सवाल बेटे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेयर द मास इज 300 और आपके पास स्पीड कितनी है बेटे, 8000। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 2.4 10 टू द पावर 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपके पास मोमेंटम आ गया। इसी तरीके से पार्ट बी में देखें तो आपके पास बोला भाई ये है, द फ्यूल ऑन द स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोड एंड द स्पेस क्राफ्ट स्प्लिट इंटू 2 पार्ट्स। द डायरेक्शन इन विच द पार्ट मूव डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है बेटे, सेम डायरेक्शन। आफ्टर द एक्सप्लोजन द फ्रंट पार्ट इंक्रीजेज टू 900 मीटर पर सेकेंड और उसका मास आपके पास दे दिया 150। आपको बोला हुआ क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रेयर पार्ट आफ्टर कोलिजन। तो बेटे देखें, हम लोग वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन को तो ऊपर निकाला था ना, जब आपके पास स्पेस क्राफ्ट बेटा एक था पूरा, और वो आपके पास कितना आया था, 2.4 एक्सपोनेंट 6। तो बिफोर का मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर में 2 पार्ट्स में बेटे डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग लिख देते हैं mv प्लस mv। एक पार्ट का तो मास दिया हुआ है आपके पास 150 और इसकी स्पीड कितनी आ गई बेटे, 9000। अच्छा, पूरा स्पेस क्राफ्ट 300 का था, तो एक पार्ट अगर जो टूटा वो 150 का है, तो दूसरा पार्ट भी कितना होगा बेटा, 150 का होगा। लेकिन उसकी स्पीड क्या हम लोगों को पता है, नहीं, हम लोगों को उसकी स्पीड पता नहीं है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 2.4 10 टू द पावर 6। अब बिल्कुल आपके पास क्या होगा, 2.4 10 टू द पावर 6 से आपके पास माइनस हो जाएगा 150 इंटू 9000, और उसके बाद जो दूसरा 150 है वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट द वेलोसिटी विच इज़ 7000 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। इसी तरीके से देखें, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 पार्ट्स आफ्टर एक्सप्लोजन इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स इन द कोलिजन। बाद में फटने के बाद या टूटने के बाद ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है पहले से, तो एक्सप्लोजन से ऐसा क्या हुआ कि बाद की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। एग्जैक्टली तो आपके पास हुआ क्या होगा कि जो केमिकल एनर्जी होगी आपके पास, या कोई भी फॉर्म फ्यूल में जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफॉर्म हो गई होगी बेटे दूसरी एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में।
तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेट द एनर्जी ट्रांसफ़र दैट अकर इन द कोलिजन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी आपके पास चेंज हो गई, ठीक है। केमिकल एनर्जी चेंजेस टू या ट्रांसफर्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अब बताया हुआ एक्सप्लोजन लास्ट फॉर 0.2 सेकेंड्स। आपको क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स। तो अब देखें एक फॉर्मूला था जिसमें हम क्या करते हैं, फोर्स और मोमेंटम की रिस्पेक्ट से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। फोर्स हम लोगों को निकालनी है, टाइम हम लोगों को दे दिया है, हमें मालूम क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो होगा उसको माइनस कर देंगे किससे, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम से, या फिर आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आया होगा बेटा उससे हम लोग माइनस कर देंगे बेटा। तो व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम नाउ, अब ये देखना है। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम तो आया है। पहले अगर देखें स्पीड आपके पास कितनी थी, 8000 थी, बाद में स्पीड कितनी हो गई, 9000। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगी। 8000 जो स्पीड थी ना बेटे, ये 300 kg की स्पीड थी। अब यही 300 kg में से फिर बाद में जाके दो पार्ट्स बन गए थे बेटा, एक 150 का, दूसरा भी 150 का। अब चेंज इन अगर मोमेंटम निकालना है तो बेटे हम लोगों को मास क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो टाइम तो मेरे पास पता है बेटा 0.20 है, चेंज इन वेलोसिटी भी पता है 9000 माइनस 8000, लेकिन द प्रॉब्लम इज मास में सर क्या लूँ, क्योंकि 8000 जो स्पीड थी वो किसकी थी, 300 kg की थी। 9000 जो स्पीड है वो किसकी है, 150 की। तो बेटे देखें मैं यहाँ पर मास लूँगा 150, और इसकी वजह क्या है बेटा, 9000 किसकी है, 150 की। अगर ऊपर देखूँ ये 300 kg जो आपके पास था, इसमें 150 kg मिला हुआ था ना बेटा, तो उस 150 kg की जो आपके पास रियर पार्ट था या फिर जो आपके पास बैक पार्ट था वो भी तो इसके साथ ही मूव कर रहा था ना बेटे। तो उस 150 की भी कितनी थी, 8000, दूसरे वाले 150 की भी कितनी थी, 8000। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि 9000 तो है ही 150 की, 150 kg की, तो 8000 के लिए भी फिर मैं क्या लूँगा, 150 ही लूँगा बेटे। ये चीज़ आपने बेटा देखनी है। तो अब चेंज इन मोमेंटम के हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, टाइम हमारे पास गिवन था 0.2, डिवाइड किया तो 7.5 10 to the power 5 न्यूटन आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या बताया हुआ है बेटे, आपके पास एक इर्रेगुलर लेमिना है जिसका मास आपके पास 50 ग्राम है, ठीक है जी। बताया भाई ये है आपके पास, इस लेमिना एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए करते हैं। अलग अलग होल्स हम लोग उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट पे बनाते हैं और उसको हम प्रोजेक्ट करवा देते हैं, ऑस्किलेट करवाते हैं, फिर जहाँ पर वो चीज़ रुकती है वहाँ पर आपके पास क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आपको बताया हुआ है द वेट ऑफ द लेमिना इज़ अ फोर्स दैट एक्ट डाउनवर्ड्स, एक्सप्लेन वाई द लेमिना एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स डाउनवर्ड। वेट है ना बेटे, बिल्कुल, तो वो आपके पास क्या होगा, बिल्कुल ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग अगर बोलें तो अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे लेमिना इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेमिना था, तो दैट इज़ वाई इट हैज़ अ डाउनवर्ड फोर्स। कैलकुलेट द वेट ऑफ द लेमिना, क्या हमें मास ऑफ द लेमिना गिवन है, बिल्कुल 50 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट इज़ इक्वल्स टू mg, 50 ग्राम है, इसको पहले किलोग्राम में चेंज कर दें, डिवाइड बाय 1000, ग्रेविटी आपके पास 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा,
0.49 या 0.5 न्यूटन बेटे आपके पास आ गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं। द वेट प्रोड्यूसेस अ मोमेंट अबाउट अ पिवट थ्रू एच। तो बता दिया बेटा पिवट आपके पास क्या है, एच है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट अबाउट द पिवट। सिर्फ मोमेंट निकालो किसका, वेट की रिस्पेक्ट से। और पिवट आपके पास क्या है बेटे, एच आपके पास पिवट है। सो वेयर इज एच, दिस इज एच, ठीक है बेटे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपका वेट होता है, तो ये जी आपके पास पहले ही बता दिया था दैट योर जी इज़ योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर बेटा आपका वेट एक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग ज़रा अपनी फोर्स को एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब आपको पता चलेगा पिवट से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ वेट। तो आपका वेट और पिवट के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट वुड बी 8 सेंटीमीटर बेटे। तो आपको मोमेंट निकालना था, तो आपके पास क्या हुआ, मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेट अभी अभी निकाला ना, कितना आया था 0.49। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया 8 सेंटीमीटर। इसको भी किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। कैसे, डिवाइड बाय 100 करके। तो मोमेंट आपके पास आ गया 0.039 न्यूटन मीटर। आगे, द लैमिना इज नाउ रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द लैमिना फ्रॉम द टाइम इट इज रिलीज्ड अंटिल इट स्टॉप्स। अब आपके पास क्या हुआ, लैमिना को जिस पोजीशन पे रखा हुआ था उसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया बेटे। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे इस पोजीशन से रिलीज़ कर दिया तो बेटा ये क्या करेगा, एच पॉइंट पे तो वो अटका हुआ है ना बेटा, तो ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएगा। शुरू में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, फिर जब ये मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे पहुँच जाएगा फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और एक टाइम पे आएगा 0। फिर वो घूमेगा वापस और ऑस्किलेट करते 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 एक टाइम ऐसे आएगा कि इस तरीके से करते 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 रुक जाएगा बेटे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि आपके पास लैमिना मूव्स क्लॉकवाइज अबाउट द पिवट इट स्पीड्स अप सबसे पहले तो, एंड देन स्लोज डाउन। एंड फाइनली स्टॉप्स विथ जी वर्टिकली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बेटा रुकेगा ना, जी वर्टिकली बिलो एच। ठीक हो गया बेटे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ये जो जी है ये रोटेट करते करते, अगर ये एक फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास जी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बेटा ये जी क्या हो जाएगा, ये जी एच के नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, द लास्ट क्वेश्चन बेटे, आई गेस नो दैट्स नॉट द लास्ट क्वेश्चन। आपके पास देखें बेटे यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फिगर 4.1 शोज अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब सील्ड एट द बेस एंड ओपन एट वन एंड। द ट्यूब इज़ 1 मीटर लॉन्ग। एरिया आपको दे दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास गिवन है। आपको मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल एटमॉस्फेरिक, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। अच्छा मैंने बेटे देखो आपको बताया था जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आ जाती है तो एक तो प्रेशर लिक्विड का होगा, फिर उसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर। तो आपके पास लिक्विड का प्रेशर किस तरीके से निकालते हैं बेटा, रॉ जी एच। तो आपके पास रॉ दिया हुआ है मतलब डेंसिटी गिवन है, ग्रेविटी भी गिवन है, हाइट आपको दी हुई है 1। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटे, डेंसिटी आपके पास कितनी थी, 1.4 एक्सपोनेंट, वेरी गुड, 1.4 एक्सपोनेंट 4 है, 1.4 एक्सपोनेंट 4 9.8
इंटू 1, ये तो प्रेशर ड्यू टू हाइट आ गया. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो हम लोग क्या कर देंगे बेटे, वी हैव टू ऐड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल प्रेशर बेटे. और वो आपके पास आ रहा है 2.4 10 to the power 5 पैस्कल्स. अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या मालूम करना है बेटा, फोर्स मालूम करनी है. तो देखें, एक प्रेशर का फॉर्मूला ये भी तो होता है, फोर्स ओवर एरिया. अभी प्रेशर निकाला, बिल्कुल निकाला. एरिया आपके पास गिवन था सवाल में, यस इट वाज गिवन. कितना है, 4 एक्सपोनेंट माइनस 4. तो प्रेशर आपके पास कितना आ गया मेरे बच्चों, 2.4 एक्सपोनेंट 5. फोर्स आपको मालूम करनी है और एरिया आपको पास गिवन है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4. डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 96 न्यूटन. 96 न्यूटन आपके पास क्या आ गया बेटे, आपके पास फोर्स आ गया. अब देखें, आपके पास यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है. स्पीड टाइम ग्राफ में आपको करना क्या है, आप देखें पहले तो बॉडी तकरीबन 10 सेकंड्स तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती रही और उसके बाद बेटा क्या हुआ, बॉडी के अंदर कांस्टेंट डिसेलरेशन आ गई. अब आपको करना क्या है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार इन फिगर 1.1. तो 10 सेकंड तक आपके पास क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद बाकी के टाइम में क्या हुआ है बेटा, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हुई है, नो, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हुई है. यूनिफॉर्म होती तो स्ट्रेट लाइन आ जाती ना बेटा, यहाँ तो कर्व आया हुआ है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है. तो स्पीड इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट 10 seconds, then it decelerates non-uniformly. non-uniformly को बेटे मेंशन करना लाजमी है, ठीक है. और कब तक, फॉर द नेक्स्ट 40 seconds, फॉर द नेक्स्ट 40 seconds. ठीक है बेटे. आगे आपके पास बोला हुआ ये है, एट टाइम t is equals to 10 the engine of the car is switched off, brakes are not applied, name 2 forces that act on a car to cause the change in motion. कौन से, वेरी गुड बेटे. एक तो फ्रिक्शन हो जाएगी जो कि टायर और रोड के दरमियान होगी, और एक आपके पास रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटे. सजेस्ट वाई फिगर 1.1 इज़ अ कर्व आफ्टर दिस. तो अब इसमें ये होगा बेटा, कर्व आपके पास क्यों है, क्योंकि आपके पास जो रेजिस्टिव, आपके पास सबसे पहली चीज़ तो डिसेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, कर्व इसलिए है. नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज इन स्पीड हो रहा है, कर्व इसलिए है बेटे. तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, नॉन यूनिफॉर्म या डिसेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज इन स्पीड. दोनों बात एक ही है बेटे. उसके बाद आपके पास बोला हुआ है 10 से 20 सेकंड्स तक गाड़ी की स्पीड 18 से 11 मीटर पर सेकंड तक चेंज हुई है. आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस यू. मास आपके पास कितना है, 1200. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, 18 माइनस 11, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 8400. और यूनिट भी लिखेंगे. अब यूनिट न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं या किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं. उसके बाद बोला हुआ है एवरेज रिजल्टेंट फोर्स निकाल दें. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 8400, और चेंज इन टाइम कितना है, 10 से 20 सेकंड्स तक ना बेटा, तो 10 आ गया. तो 840 आपके पास एवरेज रिजल्टेंट फोर्स आ गई बेटा. क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास बोला हुआ ये है कि एक बच्चा है
जो इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड कर रहा है बेटे, स्टेट द नेम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, सो दैट इज़ केमिकल एनर्जी। और वैसे बाज़-औक़ात इसको केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है बेटे, केमिकल एनर्जी भी लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, वर्क डन की टर्म्स में डिस्क्राइब करना है द स्टेजेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एनर्जी स्टोर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर। अब देखो वर्क डन की टर्मिनोलॉजीज़ में आपने बेटे इसको क्या करना है, बताना है। बैटरी में क्या थी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क किया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपके पास शॉर्ट नोट लिख रहा हूँ बेटे, आप उसको सेंटेंस में खुद बना दीजिएगा। बैटरी में क्या थी बेटे, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी से बेटे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना बेटा। तो अब हमें वर्क डन की फॉर्म में बताना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बताए आप क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। अब उस इलेक्ट्रिकल वर्क से बेटे आपके पास क्या हुआ, करंट जब आपके पास मोटर के पास गई, स्कूटर है ना बेटा, तो आपके पास वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क से आपके पास कौन सा वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी थी तो मैकेनिकल वर्क लिख दें। और फिर उसके बाद आपके पास उस मैकेनिकल वर्क से आपके पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर में चेंज हो गया। तो अब इसको आप एक सेंटेंस फॉर्म में लिख दें एंड यू विल गेट टू नो द आंसर। आपके पास मास ऑफ स्कूटर दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हाफ mv² फार्मूला होता है, जहाँ पे मास आपके पास 70 है, स्पीड आपके पास 4 है और 560 जूल्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगला सवाल बेटे, आपके पास क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि एक मरकरी है, एक सील एंड है और दूसरा ओपन एंड है। मरकरी की हाइट जो है वो 0.3 है। आप क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं स्लोली। उसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम आपका बढ़ गया, जबकि प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। पार्ट ए में आपसे पूछा हुआ है, डिस्क्राइब वाई रोटेटिंग द ट्यूब चेंजेस द प्रेशर। प्रेशर आपके पास चेंज क्यों हुआ। अब देखिए प्रेशर वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो हम लोगों को पता है वॉल्यूम और प्रेशर आपके पास क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो प्रेशर क्या हुआ होगा बेटा, डिक्रीज़ हुआ होगा। तो ये उन्होंने बोला कि आपके पास वाई रोटेटिंग द ट्यूब चेंजेस द प्रेशर, प्रेशर क्यों आपके पास चेंज हुआ, आपको ये बताना है। तो बेटे देखें आपके पास यहाँ पर होगा क्या, मरकरी जो है उसका प्रेशर चेंज होने की वजह ये है कि फोर्सेस आपके पास चेंज हो रही हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, 1 मार्क का सवाल है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मरकरी exerts force when vertical, जब वर्टिकल है तो उस वक्त तो फोर्स लग रही है जो उसका वेट है, बट नॉट व्हेन हॉरिजॉन्टल, मतलब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस वक्त क्या फोर्स लगा रहा है मरकरी, उस वक्त तो कोई फोर्स, ये तो अभी देखो यहाँ पे वेट इसका लग रहा है ना, नीचे आ सकता है, अभी ये क्या फोर्स है, अभी तो गैप ही नहीं है बेटे। तो आपके पास वर्टिकल पोजीशन में फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फोर्स नहीं लग रही, इस वजह से आपके पास प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर आपके पास चेंज हो रहा है। अब उन्होंने बोला यूजिंग आइडिया ऑफ अबाउट पार्टिकल वाई प्रेशर डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज़ क्यों हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ क्यों हुआ। तो अब आपके पास बेटा प्रेशर आता क्यों है, जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं आपस में या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। तो हम यहाँ पे लिख दिया, पार्टिकल्स हिट वॉल्स एंड नंबर ऑफ कोलिजन, क्या हुए होंगे, प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना, तो नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीजेस, ठीक है। तो देयरफॉर प्रेशर को अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दूंगा, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा,
देयरफॉर लेस फोर्स पर यूनिट एरिया इज अप्लाइड। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, आपको प्रेशर निकालना है। तो मरकरी एक लिक्विड है, तो P इज इक्वल्स टू रॉ GH से तो आप प्रेशर निकालेंगे, प्लस उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी आपके पास 14,000 है, ग्रेविटी आपके पास 9.81 है, हाइट आपके पास 0.30। इसके अंदर प्लस आप क्या भी कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब नहीं गिवन होता तो हम लोग देखते भी नहीं है, लेकिन जब गिवन होता है तो फाइनल प्रेशर में आपको ऐड करना पड़ता है बेटे। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटे, आपके पास बोला भाई ये है प्रेशर P0 पे V0 है। अब मुझे बताएं 2P0 से लेकर 2V0 तक आपने ग्राफ बनाना है। अब मुझे पता है प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्स है ना, P0 पे आपके पास वॉल्यूम कितना है, V0। जब प्रेशर डबल कर दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटा, इन्वर्स है। तो 2P0 पे क्या हो जाएगा बेटा, हाफ V0। अब इसी तरीके से जब प्रेशर हाफ कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। तो हाफ P0 पे क्या हो गया बेटा, 2V0। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कर्व बना देना बेटा। सो आई होप सो बेटे आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे। और कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब